सो हेलो क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी आपने। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका उसका चैप्टर 2 हम करने जा रहे हैं। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? फेडरलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत चीज़ें नई जानने को मिलेंगी आपको, और ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपको क्लास 11th में 12th में, उसके बाद अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तक हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम मत वेस्ट करें। बस बोर्ड के लिए मत पढ़ें, क्योंकि अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अ, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक हैं, मतलब 4 टॉपिक हैं मेनली। पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म, जिसमें हम देखेंगे फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, दूसरा व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों माना जाता है, इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बनता है, ये सब देखेंगे। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये देखेंगे। और इसमें ये 3 टॉपिक है, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट पॉलिसी। ये 3 टॉपिक इसके सब टॉपिक हैं। ठीक है, और चौथा हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रीवियस चैप्टर को रिकॉल करते हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि अभी हम आपके पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है। तो वहां पे हमने 2 देशों के बारे में पढ़ा था, एक था बेल्जियम, ठीक है, और एक था श्रीलंका। ठीक है, 2 देशों के बारे में हमने पढ़ा हुआ था उसमें। तो बेल्जियम में हमने जैसा देखा था, उसने यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में शिफ्ट कर लिया था अपने गवर्नमेंट को। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सारी पावर सेंटर के पास हो। ठीक है, जहाँ पे सारी पावर सेंटर के पास हो। जब सेंटर के पास सारी पावर थी बेल्जियम में, तो वहाँ पे विद्रोह होने लगे, दंगे होने लगे फ्रेंच और डच के बीच में। तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी पावर को शिफ्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म में। मींस पावर बट गई सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, अब हम दूसरे हाथ पे देखें तो दूसरे केस में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो उसके वहाँ पे कितने भी दंगे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट करता। वो यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो करता है। यूनिटरी सिस्टम का आई होप आपको मतलब पता है, वही कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अकेले होता है, ये यही सब चीज मैनेज करता है अकेले, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब फेडरलिज्म का एक बार हम मतलब देखते हैं, कि अगर व्हाट इज फेडरलिज्म आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आप क्या उसका डेफिनेशन लिखोगे? ठीक है, तो फेडरलिज्म का डेफिनेशन होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर ना डिवाइड हो जाती है। जैसे सेंटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इससे पावर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट से कहाँ चली जाती है? म्यूनसिपैलिटीज में या पंचायत में चली जाती है। तो जो सेंटर का भार होता है ना, जो सेंटर का पावर होता है, वो सब डिवाइड हो जाता है स्टेट में, फिर स्टेट से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, फेडरलिज्म हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया, फेडरलिज्म है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहली जो लेवल होता है गवर्नमेंट का, वो पूरे कंट्री को रूल करता है, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इन नेशनल इंटरेस्ट। जो पहली गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में, जैसे सेंटर गवर्नमेंट, वो कुछ पूरे कंट्री के लिए रूल बनाती है, और ऐसे रूल्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को देखती है जो नेशनल इंटरेस्ट में हो। जैसे सॉरी, जैसे सिक्योरिटी का मामला है, हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल, हेल्थ केयर हॉस्पिटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एजुकेशन भी, केंद्रीय विद्यालय जैसे आप समझते हो, तो केंद्रीय विद्यालय को कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में। पहली गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो पूरे देश के लिए रूल बनाती है, और कुछ ऐसे एरियाज में, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट में काम करती है जो सिर्फ उसी का जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें रूल बना सकती है। और दूसरी जो गवर्नमेंट होती है,
वो प्रोविंस या स्टेट के लेवल पे होती है। जैसे वो डे टू डे लाइफ जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो देखती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है? जैसे उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है योगी जी की, ठीक है? तो वहाँ की पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सारी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंडर में आती हैं, ठीक है? तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ की डेली दिनचर्या वाला काम है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और कुछ ऑर्गेनाइज करना, तो वो सब कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे मेंटेन करती है, ठीक है? बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दोनों गवर्नमेंट होती हैं, जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो गई, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट के पास पावर है वो सेंटर अपने तरफ से ले लेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ देशों का नक्शा दिया हुआ है कि यहाँ पे तो पेन चलेगा ही नहीं। जैसे ये कनाडा हो गया, जो फेडरलिज्म फॉलो करते हैं। कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील, अर्जेंटीना, फिर रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर अगर आप साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखोगे तो नाइजीरिया, इथोपिया, साउथ अमेरिका, ऐसा हो गया। फिर यूरोप में ये सब सारी कंट्रीज हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, ठीक है? देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया, यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में आपको बता दिया, फेडरल सिस्टम में दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल की और एक स्टेट लेवल की। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। मीन्स जैसा हमने फेडरल में देखा कि एक सेंटर हो गया, एक स्टेट हो गया, फिर स्टेट के नीचे अगर कहीं है तो पंचायत है या फिर म्युनिसिपैलिटीज है। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे वो रूल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पे रूल करेगी। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बट इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है और उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? ये आ गया यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब। आपको समझ में आया? ठीक है, ये डेफिनेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है? इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती कि ये आप करो, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बट बोथ दिस गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू पब्लिक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, ठीक है? तो वो अगर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी लाना चाहती है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे कि हम ये पॉलिसी ले आए या ना ले आए। स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, कोई भी पॉलिसी ले आए, वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बट जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये पब्लिक के लिए आंसरेबल है। इनको पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा कि हमने ये जो हम ये लेके आए हैं, जो लॉ लेके आए हैं, जो रूल लेके आए हैं, ये क्यों ले आए हैं। आपको पब्लिक को एग्जाम देना पड़ेगा आंसर, ठीक है? अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर्स बताओ फेडरलिज्म के। तो मैंने यहाँ पे 5-6 फीचर्स लिखे हुए हैं। इसको आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में, अपने कोई भी एग्जाम हो आपका, वहाँ पे डायरेक्ट जाके लिख सकते हो, ठीक है? फेडरलिज्म का जो पहला फीचर होता है ये होता है कि इसमें दो से ज्यादा गवर्नमेंट लेवल हो सकते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है? जैसे ये एक स्टेट हो गया, एक सेंट्रल हो गया, सेंट्रल हो गया, फिर ये स्टेट हो गया, फिर यहाँ पे पंचायत हो गया। दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है? Different tier of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction. It is specify matter of legislation, taxation and administration. इसका एग्जाम ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है। जैसे देखो, जैसे कि एक इंसान है उत्तर प्रदेश का, सिमिलर एक ही इंसान है उत्तर प्रदेश का, एक इंसान है उत्तर प्रदेश का, उसके उसके ऊपर अगर पुलिस का अगर रूल देखें तो पुलिस का रूल किसका होगा? स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी पुलिस के थ्रू, ठीक है? अब ये आदमी पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में, तो ये केंद्रीय विद्यालय से भी केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे रूल कर सकती है, रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है।
मीन्स दोनों गवर्नमेंट एक ही सिटीजन पे रूल करती हैं, एक ही सिटीजन के लिए लॉ बनाती हैं, लेकिन दोनों का जुरिडिक्शन, यानी जुरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया ना, वो अलग अलग होता है। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पुलिस नहीं भेज सकती इसके ऊपर, पुलिस से कंट्रोल नहीं कर सकती। पुलिस का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग एरिया है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अलग एरिया है, वो अपने लॉ अलग बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ अलग बनाएगी, सेंट्रल अलग बनाएगी, ठीक है। अब जुडिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच सम हैज लीगल अथॉरिटी। कुछ है ऐसे एरिया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो लीगल अथॉरिटी में आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, ठीक है, और लिक्वर यानी बियर जो बिकती हैं हर स्टेट में, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? इन तीनों चीजों के ऊपर कौन रूल बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम हो गई, कुछ अगर नेशनल सिक्योरिटी के उसमें आया, तो ये सब इस पे रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा हमने पहले डिवाइड किया हुआ है रूल, ठीक है। देखो अब तीसरा देखते हैं। The jurisdiction of the respective level of tier of the government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally granted. Means जो भी हमने पावर शेयर किए हैं कि इस एरिया में, इस सब्जेक्ट में आप लॉ बनाओगे, इस सब्जेक्ट में आप लॉ बनाओगे, उसमें हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कौन लॉ बनाएगा, किस सब्जेक्ट में सेंट्रल लॉ बनाएगा, किस सब्जेक्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, ठीक है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अलिटरेटली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने ये पावर शेयर की है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक गवर्नमेंट चेंज कर दे। जैसे अगर ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करना चाहे कि हम पावर नहीं देंगे स्टेट को, तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहेगी तभी होगा, दोनों एग्री करने चाहिए, ठीक है। चलो हम आगे के कुछ टॉपिक देखते हैं। आगे का पांच की फीचर है, court has the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an umpire if any dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power. अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लफड़ा हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि नहीं, हम लॉ, हमारा लॉ सही है, आप लॉ बनाओ, हम लॉ बनाएं, ठीक है। तो इसके इस टाइम पे जो कोर्ट होते हैं, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ये अंपायर की तरह काम करते हैं, और ये जो डिस्प्यूट हुआ इन दोनों के बीच में उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो होता है वो करता है, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, ठीक है, एंड इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। अब कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम पैसे की बात करें, तो जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो क्लियरली डिफाइंड किया हुआ है कि किस सोर्स से रेवेन्यू आएगा, तो किस गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बियर जो हर स्टेट में बेची जाती है, यानी ड्रिंक जो बेची जाती है हर स्टेट में, उससे जितना ही पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सातवां देखते हैं अब हम, एक मिनट, सातवां देखते हैं। द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। पहला, फेडरल गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। एकोमोडेशन और रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी उसको भी प्रमोट करना होता है, और यूनिटी कंट्री के जो यूनिटी है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। द टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। पहला, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री ऑन सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, दोनों लेवल की गवर्नमेंट एग्री ही नहीं हो रही हैं, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट एग्री होनी चाहिए एक लेवल पे, ठीक है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों गवर्नमेंट एग्री होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स दोनों गवर्नमेंट पे एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है।
एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिछले साइड में देखा हमने ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम रशिया में फॉलो करते हैं वही फेडरल सिस्टम हम यूएसए में फॉलो करें। सबके अलग अलग रूल हो सकते हैं। अभी आप इंडिया में देखोगे कि इंडिया में भी अलग अलग रूल हैं, ठीक है, फेडरलिज्म फॉलो करने के। ठीक है, चलो, ये हमने देख लिया। अब दो तरीके से फेडरलिज्म बनाए जाते हैं, ठीक है, दो तरीके से। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। दो तरीके से फेडरेशन फॉर्म होती है। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे स्टेट होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टेट होते हैं, बहुत छोटे 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 स्टेट होते हैं, वो एक साथ आके एक फेडरेशन यानी एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे एग्जांपल हैं ये। जैसे इसका डेफिनेशन, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इवॉल्विंग इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। अब जैसे ये छोटे 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 थे तो इन पे कोई भी अटैक कर सकता था। अभी एक साथ आके बड़ा सा फेडरेशन बना लेते हैं, बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो इन पे कोई अटैक करेगा नहीं जल्दी। ठीक है, एग्जांपल जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। सारे स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। ठीक है, एंड आर स्ट्रॉन्ग वैसा वैसा द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टेट होते हैं, छोटे 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 स्टेट होते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। देखो, एक कंट्री है, जैसे एक बड़ी सी कंट्री है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, where a large country decided to divide its power between the constituent state and the national government। इसमें हम क्या करते हैं, जो गो पावर होती है ना, इन सब में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब में सारी स्टेट में हम पावर डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, सारे स्टेट छोटे छोटे एक साथ आते हैं, एक बड़ा सा कंट्री बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा कंट्री है जो खुद को स्टेट में डिवाइड करता है और अपनी पावर भी स्टेट को डिवाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया। इंडिया में क्या होता है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें जिनको हमने पावर दे रखी है। ठीक है, ठीक है, जिनको हमने पावर दे रखी है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंस टू बी मोर पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ये आपको ही पता होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से मोर ज़्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे में। ठीक है, very often different constituent unit of the federal फेडरेशन है अनइक्वल पावर। हाँ, अनइक्वल पावर होती है। जैसे हमारे में क्या होता है, पहले क्या था, पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया था उसको कुछ ज़्यादा पावर थी। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनको कुछ ज़्यादा पावर है। हाँ, उत्तर प्रदेश और कुछ हैं उनको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, फिर हमारे मध्य प्रदेश हो गया, इन सबको इक्वल पावर है। बट अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर से, फिर नॉर्थ इंडियन स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो उनके पास ज़्यादा पावर हमसे। ठीक है, सम यूनिट आर गिवन स्पेशल प्रोवी पावर। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनको हम ज़्यादा पावर देते हैं, इसमें बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम, इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया को क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हमने कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का वर्ड वर्ड यूज नहीं किया कि इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमने क्या बोला, यूनियन ऑफ स्टेट। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। जो फेडरेशन फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल होता है कि पावर डिवाइड होगी सेंट्रल और स्टेट के बीच में, उसको हमने फॉलो किया, प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया। लेकिन हमने क्या किया, फेडरलिज्म फेडरलिज्म यानी फेडरेशन हटा के हमने लिखा यूनियन बना दिया। अब यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है ये आप सर्च करो,
और बताओ मुझे। मैं एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जैसे फेडरेशन क्या होता है ना, वो थोड़ा-सा कच्चा घर होता है। जैसे कोई घर बना, उसपे अभी दीवालें उसकी अभी पक्की नहीं है, मीन्स दीवालें पक्की हैं, लेकिन जैसे वो अभी प्लास्टर ऊपर से नहीं हुआ है, बस सिर्फ़ ईंटें दिख रहे हैं उसमें से। तो वो हो गया हमारा फेडरेशन, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है अभी, ठीक है? लेकिन यूनियन में क्या होता है, हम उसपे अगर प्लास्टर कर देते हैं, उसपे वो कोटिंग कर देते हैं सीमेंट की, तो क्या होता है ये, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है? उसी को यूनियन बोलते हैं हम, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? पहला स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। जो थर्ड टायर हमने अपने गवर्नमेंट में ऐड किया, उस उसको क्या बोलते हैं, पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है? एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, यानी इनके एरिया अलग अलग होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एरिया अलग होगा, पंचायत का एरिया अलग होगा, ऐसे ऐसे सबके एरिया अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कुछ लिस्ट दी हुई हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी उसका अलग लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी ये अलग दिया हुआ है, और एक थर्ड लिस्ट दी हुई है जिसपे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, हम इन तीनों लिस्ट को अब एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट होती हैं, ऐसे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जैसे अगर कंट्री का डिफेंस का मैटर आया तो वहाँ पे कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर्स में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, बैंक में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, करेंसी एक ही का सेंट्रल गवर्नमेंट ही छापती है, ऐसा नहीं कि सभी स्टेट अलग अलग छापने लगे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंसी छापती है। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर। हाँ, इन सब को हमने इस लिस्ट में क्यों ऐड किया, क्योंकि इन सब में यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे डिफेंस ऑफ कंट्री, अगर नॉर्थ में अगर हमें डिफेंस की एक पॉलिसी अपनाई तो वही पॉलिसी हमें साउथ में भी अपनानी पड़ेगी, ठीक है? करेंसी अगर नॉर्थ में एक दूसरी चल रही है तो साउथ में दूसरी वही चलेगी जो यहाँ पे चल रही है, दोनों की करेंसी भी सेम होनी चाहिए, बैंकिंग सेम होनी चाहिए, फॉरेन अफेयर्स सेम होने चाहिए, ठीक है? ओनली यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है? स्टेट लिस्ट में देखते हैं, इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ठीक है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब पे लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीजें आती हैं जिन पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन, फॉरेस्ट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कूल रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ स्कूल रन करती है जिसको हम केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्कूल चलाती है, ठीक है? बोर्ड्स, जैसे सीबीएसई बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट बोर्ड अलग अलग होते हैं सबके, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ऐसे सबके अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं। मीन्स करंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट हैं उन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, ठीक है? इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवील्ड। मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ ले आई एजुकेशन के ऊपर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ ले आती है एजुकेशन के ऊपर, अब ये जो दोनों लॉ है ना एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है? ये जो लॉ कुछ और कह रहा है, ये लॉ कुछ और कह रहा है, ये कुछ और सही कहता है, ये कुछ और सही कहता है, तो क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ले आई होगी ना उसको सही बोला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाली जो लॉ होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो, ये हमारा पहला चैप्टर, ये जो हमारा था ये पहला पार्ट था, इतना हमने कवर कर लिया है, ठीक है? अब आने वाले पार्ट में हम इसके और जो पार्ट बचे हुए हैं, हमने यहाँ तक देख लिया, हाउ द व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, हमने थोड़े से वो भी देख लिए हैं। अब कुछ दो टॉपिक बचे हुए हैं, इन दो टॉपिक को हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड जय हिंद।